समय एक बड़ी खबर भी आ रही है। बीजेपी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक ने नामांकन के बाद अपने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। नवाब मलिक ने कहा है कि वैचारिक रूप से हमारी लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई। हम धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक विचारधारा के लोग हैं। बीजेपी शिवसेना का उम्मीदवार मेरे खिलाफ लड़ रहा है तो हम उनका झंडा क्यों उठाएं? हम एनसीपी का झंडा उठाएंगे। महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन अजीत दादा मेरे संकट के समय में मेरे साथ खड़े रहे, इसीलिए अजीत दादा का साथ छोड़ना मुझे बिल्कुल गवारा नहीं लगा। इतना सस्पेंस क्यों? मतलब एक वेब सीरीज या थ्रिलर मूवी में भी इतना सस्पेंस नहीं होता नवाब भाई, जितना सस्पेंस आपकी उम्मीदवारी के बारे में था। देखिए, मैं तो 4 महीने पहले मैंने ऐलान किया था कि मैं ये विधानसभा चुनाव लड़ूंगा मानखुर शिवाजी नगर से, क्योंकि यहाँ की जनता चाहती थी कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। और 90,000 की डेफिसिट वाला ये लोकसभा में विधानसभा क्षेत्र है। कोई वहाँ पे चुनाव लड़ने के तैयार नहीं। गठबंधन में पार्टी ने हमारी पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन मेरे नाम को लेके विरोध लोगों का, बीजेपी का भी विरोध है, शिवसेना का विरोध है, और शिवसेना ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो यहाँ तो गठबंधन है नहीं। एनसीपी अलग चुनाव लड़ रही है, शिवसेना बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है। हमारी बेटी के सामने भी बीजेपी के जो विधानसभा के उनके अध्यक्ष हैं, पूर्व नगर सेवक हैं, उन्होंने भी रिबेलियन कैंडिडेट की हैसियत से भर दिया। ठीक है, हमारा चुनाव लड़ने का दोनों विधानसभा से तय है। कुछ दल हमारे खिलाफ हैं, कुछ दल सीधे चुनाव में अपना उम्मीदवार उन्होंने लड़ाने का फैसला किया। तो मुझे लगता है वैचारिक रूप से हमारी लड़ाई तो कभी खत्म ही नहीं हुई। हम धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, और दादा ने भी कहा है कि पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। हम साहू फुले अम्बेडकर के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। अब लोगों का मुझे विरोध है, लोग मेरे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, तो उनकी मर्जी है, लेकिन जनता के समर्थन से हम दोनों सीटें जीतेंगे। लेकिन ऐसी क्या बात है कि अब बीजेपी को इतनी एलर्जी है नवाब मलिक से? हालांकि हर पार्टी का मुखिया अपना कैंडिडेट तय कर सकता है। बीजेपी तो कोई पूछती नहीं है अजीत पवार जी से आके कि हमारा कैंडिडेट कौन होना चाहिए, तो वो दूसरों के कैंडिडेट डिक्टेट क्यों करना चाह रहे हैं? मुझे पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब पूरा देश जानता है कि मुझ पर क्यों इस तरह से लोगों की नाराजगी है, लेकिन मैं जो भी है, मैं अजीत पवार का आभारी हूं कि सारे विरोध के बावजूद उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया। आइए आपको सीधे मुंबई ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। ऋत्विक, दोनों गठबंधनों में बहुत सारी सीट ऐसी हैं जो हमने बताई अभी, जहां पर गठबंधन के ही उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये मामला कैसे सुलझेगा? अगर नहीं सुलझा तो क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए काफी मशक्कत के बाद और काफी सारे बैठकों के बाद भी एक फाइनल सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं हो पाया, चाहे वो महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो। और आज जब नामांकन आपकी दाखिल करने का आखिरी दिन था, उस समय हमने देखा कि कई सारी जगहों पर, फिर चाहे मुंबई में हो या पूरे महाराष्ट्र में, एक दूसरे के खिलाफ कई सारे उम्मीदवारों ने अर्जी दाखिल कर कहीं ना कहीं मैदान में उतर गए। अब अगले 4 तारीख तक नामांकन अर्जी वापस लेने की डेडलाइन है, और तब तक कहा जा रहा है कि फिर एक बार महाविकास आघाड़ी और महायुति के आला नेता जो है वो बैठक करेंगे। कभी से दरअसल की बैठकें शुरू होने वाली है, और बैठकों में उन सारे बागी तेवर दिखाने वाले उम्मीदवारों को मनाने की कोशिश जारी रहेगी, उम्मीदवारी अर्जी वापस लेने की कोशिश जारी रहेगी। हालांकि ये कितनी कारगर साबित होती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। सही, बहुत धन्यवाद ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आदित्य ठाकरे की बात करते हैं। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चल ही रहे थे राजनीति में, लेकिन आदित्य ठाकरे ने तो आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महायुति पर जमकर हमला कर दिया है। नहीं, इस पे इतना चिंतित जवाब दे, क्योंकि वो दाऊद के पार्टनर को गले नहीं मिल सकते थे, किसी जो दाऊद से संबंध है उसके बाजू में नहीं बैठ सकते थे। फिर इकबाल मिर्ची का क्या हुआ, फिर दाऊद के पार्टनर का क्या हुआ? ये इतना चिंतित जवाब दे, क्योंकि ये सारी जो बातें उन्होंने की थी तब वो सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए थी, और खुद को जेल में नहीं जाना था, इसलिए उन्होंने पलटी खाई, भाग के गए थे गुजरात।